अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम जी अनस ताहिर है और मैं आपको एसीपी के ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इंफॉर्मेटिव वीडियोस के और नॉलेज शेयरिंग के एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आप अपने एसीपी के ऑफिशियल चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपनी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपसे फ्यूचर इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर हो सकें। हमारा जो एम है वो इंशाल्लाह ये है कि हम आपको क्योंकि आपको पता है कि ब्रीडिंग सीज़न ख़त्म हो गया और अब जो नेक्स्ट ब्रीडिंग सीज़न के लिए इंशाल्लाह तैयारियां शुरू होंगी। हाँ जी, तैयारियां बिल्कुल अभी से शुरू होंगी क्योंकि आपने बर्ड को आप जिस तरह अभी रखेंगे वो उसी तरह के परफॉर्मेंस आपको ब्रीडिंग सीज़न के अंदर देगा। आज जी हमारा एक जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेड इन शेल बहुत डिस्कस होता है और कुछ लोगों ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त काम भी किया है। तो हम भी आपके की खिदमत में एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन डेड इन शेल के ऊपर लेके हाज़िर हुए हैं। जैसे आपको पता है कि क्योंकि हम लोग एक इंतहाई महंगी म्यूटेशंस जो हैं वो लगाते हैं और उसमें से एक एक एग आपका जो है वो कई दफ़ा हज़ारों और कई दफ़ा लाखों रुपए का होता है। तो हर एग को बचाना जो है वो इस हॉबी की और इस बिज़नेस की दोनों एस्पेक्ट्स में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद होपफुली आपको ये प्रॉब्लम दोबारा फेस नहीं होगा। तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक डिटेल से देखना है ताकि वी कैन लर्न आउट, यू कैन टेक द बुलेट पॉइंट्स ताकि आप लर्न कर सकें कि आपको ये प्रॉब्लम डेड इन शेल की फेस नहीं हो और इसके बाद हो सकता है कि आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत ना पड़े इंशाल्लाह। तो डेड इन शेल के अंदर मोस्टली लोग ये जानते हैं कि जी ह्यूमिडिटी की वजह से डेड इन शेल हो जाता है। तो मैं आपको डेड इन शेल होने की अराउंड 11-12 रीज़न्स बताऊंगा जिनकी वजह से डेड इन शेल होता है। और ह्यूमिडिटी का जो फैक्टर है उसका बहुत छोटा सा पार्ट है, उसके अंदर है लेकिन छोटा सा पार्ट है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जी आपको मैं ये पिक्चर दिखाता हूँ। ये आप पिक्चर देखिए ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि एग की जो अंडा है लवबर्ड का उसकी एनाटॉमी क्या होती है। तो ये आप देखें कि जी एग जो है इसके ये अराउंड 9 पार्ट्स हैं। देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ दीज एग्स जिसमें आप स्टार्ट विद राइट साइड पे आप एक जूम्ड इन पिक्चर देख सकते हैं। सबसे पहले एग का वो वाइट शेल है जो आपको नज़र आता है, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद एक इनर शेल मेम्ब्रेन है। ये जो आउटर शेल है ये ओवरऑल एग को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आप ये देखें कि ये इनर शेल मेम्ब्रेन और जो आउटर शेल मेम्ब्रेन है उसके बाद जो आपको नज़र आ रही हैं ये बैक्टीरिया से या ओवरऑल वायरसेस से एग के एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन करती हैं। उसके बाद आप ये देखें कि नीचे एक एयर स्पेस है। ये एयर स्पेस पूरे अंडे के अराउंड आती है। मैं इसको यूज़ आप इसका आगे जो मैं आपको साथ इंफॉर्मेशन ये वीडियो शेयर करूँगा उसमें देखिएगा कि ये एयर स्पेस का क्या यूज़ है। एयर स्पेस जो आपका इनर मेम्ब्रेन है उसके अराउंड पूरे एग के अंदर आलमोस्ट है। फिर एग वाइट जिसको आप सफ़ेदी कहते हैं अंडे की, ये जो चिक्स है उसका जो यूरिन है या उसकी जो एक्सक्रीशन है जब उसमें डेवलप हो जाता है तो वो उसको भी कलेक्ट करती है और ये जो है सोर्स ऑफ वाटर जो है एम्ब्रियो के लिए वो होती है। फिर आप ये देखें कि इसके अंदर ये जो ब्लास्टर डिस्क है ये आपकी जर्मेंटेशन, यहाँ पे एग फर्टाइल होता है, एक्चुअली जर्मिनेट होता है, यहाँ से एम्ब्रियो बनना शुरू होता है। फिर आपकी यॉक है, यॉक जो है बेसिकली जर्दी से जो आपका एम्ब्रियो है वो तमाम मिनरल्स विटामिन्स जो उसके फूड और न्यूट्रिशियस आइटम्स हैं वो यहाँ से फ़ैट्स वगैरह वो यहाँ से लेता है। फिर जी ये शालजे के नाम से ये ऊपर और नीचे यॉक के एक ट्विस्टेड कॉर्ड्स होती हैं। ये जो यॉक है उसको अपनी जगह पे प्लेस करने में हेल्प करती हैं।
अच्छा जी, ये आपने देखी, ये आपको समझने के लिए ज़रूरी है कि ये आपने ये देखी है पिक्चर और एग की एनाटॉमी के, एग अंडर से होता किस तरह का, ये आपको हेल्प आउट करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए। अब बिफोर गोइंग अहेड एंड शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद यू ऑन कि क्या क्या रीज़न्स हैं उसकी डेड इन शेल होने की, उसको समझने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को आप देखें और ये देखें कि अंडे के अंदर जो एम्ब्रियो है वो किस तरह ऑक्सीजन हासिल करता है, उससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये प्लीज़ वीडियो देखें। Carbonate crystals that you magnify an egg shell 1,000 times. You can see the calcium carbonate crystals that make up the shell, and here and there, tiny holes, 1,000th of an inch across. And these tiny holes let outside air filter in. So oxygen can pass through the shell, but the chick growing inside doesn't have working lungs yet. How does it get that oxygen into its bloodstream? Well, a few days after an egg is laid, something amazing happens. When you hold a fertilized egg up in front of a bright light, you can see it, a delicate network of blood vessels that grows out of the embryo's abdomen and presses up against a membrane just inside the shell. Oxygen from the air comes in through the tiny holes in the shell and then diffuses into the embryo's blood, and the growing chick gets rid of carbon dioxide at the same time. अच्छा जी, आपने वीडियो में देखा कि किस तरह एम्ब्रियो जो है अल्लाह ताला का कितना खूबसूरत निज़ाम है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह कि किस तरह एम्ब्रियो अंदर ऑक्सीजन लेता है। और यही पोर्स जो आपने देखे हैं एग शेल के ऊपर, यही पोर्स, यहीं से बैक्टीरियाज और वायरसेस भी अंदर जाते हैं। देयर आर अराउंड 70,000 होल्स जो पोर्स हैं इसके ऊपर, एग शेल के ऊपर। अच्छा जी, अब हम चले जाते हैं रीज़न्स की तरफ। क्विकली मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा और ताकि आपको पता चल सके क्या क्या रीज़न। सबसे पहले जी एक ऑब्वियस रीज़न जो सबको पता है, ह्यूमिडिटी थोड़ा सा पार्ट प्ले करती है डेड इन शेल होने में, लेकिन थोड़ा सा पार्ट प्ले करती है और नेचर इसको काउंटर भी करती है। और फ्लैक्चुएशन ऑफ वेदर, तो आपके पास एक मीटर लाजमी होना चाहिए। आइडियल जो ह्यूमिडिटी है वो 55 से 65% के अराउंड, जो ह्यूमिडिटी फैक्टर है 55 to 65 के अराउंड। तो यहाँ पे मेंटेन करना होता है, लेकिन जो बॉक्स के अंदर की ह्यूमिडिटी है वो फ़र्क होती है बाहर से, वो बर्ड खुद मेंटेन करता है। तो उसके लिए आपने एक चीज़ हमें पता है कि जो आपका एवरी है उसके लिए आपने वेंटिलेशन प्रॉपर रखनी है, लेकिन एक चीज़ माइंड में रखनी है कि एयर के अंदर जितनी नमी है, हवा के अंदर जितनी नमी है, वेंटिलेशन उसी हिसाब से आपने रखनी है। अगर ह्यूमिडिटी 65% से क्रॉस कर रही है तो आप वेंटिलेशन ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं, उससे ह्यूमिडिटी लो हो जाएगी। और अगर आपकी एवरी के अंदर ह्यूमिडिटी हाई है तो आप कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सर्दियों के अंदर, ब्रीडिंग सीज़न के अंदर हम ह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हैं ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए। एनीवे, ह्यूमिडिटी लो भी हो थोड़ी सी, तब भी चिक्स जो हैं वो हैच होते हैं माशाल्लाह, और हेल्दी हैच होते हैं। उसकी एक रीज़न है, तो वो सेकंड रीज़न मैं आपको डिस्कस करता हूँ। सेकंड रीज़न जो है जी, वो आपने एक प्रॉपर नेस्टिंग देनी है अपने बर्ड को फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ब्रीडिंग सीज़न। जब आपने बॉक्सेस लगाने हैं तो प्रॉपर नेस्टिंग, अच्छे मटेरियल की प्रॉपर नेस्टिंग देनी है, और हर क्लच के बाद आपने वो नेस्टिंग चेंज करनी है और नई नेस्टिंग देनी है। वो जो अच्छी किस्म की आप नेस्टिंग देंगे बर्ड को, वो बर्ड का नेस्टिंग बॉक्स का एनवायरनमेंट कंट्रोल करने में उसको हेल्प करता है। बर्ड अल्लाह ताला की मखलूक है और अल्लाह ताला ने उसको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स दिए हैं। तो वो क्या करता है कि वो जब ह्यूमिडिटी लो हो जाती है तो वो बाहर जाके अपने आप को वेट करता है पानी से, और अंदर आके वो एग्स पे बैठ जाता है। उससे ह्यूमिडिटी वो एग्स की मेंटेन करता है। सेकेंडली, हम लोग एक और चीज़ यूज़ करते हैं कि हम मेथी या आपके जो लूसन होता है उसकी डंडियाँ काट कर दे देते हैं। वो भी बर्ड अपने, आप कभी देखिएगा पूरी पूरी डंडी डालेंगे तो वो बर्ड अपने अंडों के इर्द गिर्द जाकर लपेट लेता है। सो वी कैन यूज़ दिस टैक्टिक्स जो बर्ड को हम हेल्प आउट करें ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए। जी थर्ड जो इसके अंदर पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो जी हम अंडर एज बर्ड्स को ब्रीडिंग पे लगा देते हैं।
यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, जो यूरोपियन ब्रीडर्स कहते हैं कि बर्ड को कम से कम, लव बर्ड को, एगापोर्निस को कम से कम 1.8 मंथ्स 18 महीनों के ऊपर ब्रीडिंग पे लगाना चाहिए जब उसकी एज 18 मंथ्स हो जाए। लेकिन हम लोग थोड़े से जल्दी करते हैं, तो मिनिमम आप ये देखें कि आपको 10 से 12 महीने का बर्ड जो है ना, 1 साल का हो तो वो आपको ब्रीडिंग के ऊपर उसको ब्रीड पे लगाना चाहिए, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। उसकी प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर अंदर डेवलप हो जाता है उस वक्त तक, उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको ब्रीडिंग में हेल्प करने के लिए। और ये एक वन ऑफ द रीज़न्स है कि एक जो बिल्कुल यंग बर्ड होता है जिसको हम ब्रीडिंग पे लगाते हैं उससे डेड इन शेल आते हैं, होता है। अच्छा, नेक्स्ट है जी आपका 4th नंबर पे हमारे पास है जी ब्रीडिंग बॉक्स। जो आपका ब्रीडिंग बॉक्स है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और वो ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें जब ज़्यादा बड़ा बॉक्स होता है तो आपने नोट करेंगे कि वो अंडे फिर उधर उधर लुढ़कते रहते हैं मतलब कि 4 अंडे हैं तो कोई एक उधर पड़ा होगा। क्योंकि आइडियल साइज़ का जो आपके बॉक्स होते हैं वो आप यूज़ करें, तो ये आपको हेल्प करेंगे। और दूसरी बात, वो बॉक्स आप यूज़ करते हैं रेक्टेंगुलर जो हॉरिजॉन्टल बॉक्स होता है, उसके अंदर एक ये इशू आता है। हाँ, उसके अंदर चिक्स ज़्यादा आप रख सकते हैं, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि अंडे जो हैं उसके अंदर, एग्स जो हैं, दे कैन स्कैटर और कुछ नहीं प्रॉपरली हीट होंगे, इंक्यूबेट होंगे। और दूसरा ये है कि जब उसमें चिक्स जल्दी बाहर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसकी हाइट कम होती है नेचुरली उससे, तो वो सेल्फ होने से पहले ही या उससे जब उनको बाहर आना चाहिए उससे पहले बाहर आना शुरू होते हैं। अच्छा, एनीवे आगे जी हमारा 5th है कि जो आप ब्रीडिंग, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि जो सेल्फ चिक्स जो है ना, दे कैन क्रिएट द प्रॉब्लम्स फॉर द न्यू एग्स। जब आपका पहला क्लच आता है या एक क्लच आ जाता है, उसका हैचिंग हो जाती है, तो अराउंड मैंने ये नोट किया है कि अराउंड उसके 1 महीने और 15 दिन के बाद, मतलब 1.5 महीने के बाद दूसरा क्लच आ जाता है एग्स का। तो वो जो 10 से 20 दिन होते हैं जिसके अंदर चिक ने सेल्फ होना है, वो पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप नोट रखें कि जैसे ही चिक सेल्फ हो जाए तो उसको आप सेपरेट करें। अच्छा, तीसरा जो है जी एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हाँ, इन ब्रीडिंग। आप जब भी इन ब्रीडिंग करेंगे तो उससे आपको डेड इन शेल की लाजमी कंप्लेन आएगी और सर्वाइवल जो है ओवरऑल एम्ब्रियो का वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इन ब्रीडिंग जो है वो जेनेटिक एरर्स को मल्टीप्लाई करता है और क्रॉस ब्रीडिंग जो है उससे जेनेटिक एरर्स जो हैं, जो ख़राबियां हैं जेनेटिक्स के अंदर, बर्ड के जीन्स के अंदर, वो डिमिनिश होती हैं। तो इन ब्रीडिंग बिल्कुल ना करवाएं आप, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है किसी भी तरह। अच्छा, फिर हमारा 7th जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसको लोग कंसिडर ही नहीं करते, मोस्टली पता ही नहीं होता, वो है जी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। आप थोड़ा सा सर्च करें तो आपको यू विल फाइंड सर्टेन 4 or 5 टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और वायरसेस आइदर विच कैन पेनिट्रेट इन योर एवरी में आ जाते हैं। तो उससे यू कैन गेट द कंप्लेन थ्रू आउट द सीज़न कि जी आपके सर्टन बर्ड्स के अंदर, या हो सकता है आपकी पूरी एवरी के अंदर ये शिकायत आ जाए कि डेड इन शेल होना शुरू हो जाए। तो उसके लिए ये होता है कि जी ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो रहा, तो आप बर्ड्स को किसी एंटीबायोटिक का, मोस्टली डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ होती है, उसका 5-7 दिन का कोर्स करवाएं एक बड़ी लाइट सी डोज़ के अंदर, और उसके बाद आप 5-1 दिन प्रोबायोटिक्स यूज़ कर लें कांस्टेंट। तो उससे ये इन्फेक्शन जो है ऑन द सेफ साइड, ये रिकमेंडेड भी है यूरोपियन ब्रीडर्स की तरफ से, जिनके हम स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पसंद करते हैं। और वैसे भी इट इज़ रिकमेंडेड कि आप अच्छे ब्रीडर्स ही रिकमेंड करते हैं कि आप एक डॉक्सीसाइक्लिन का कोर्स करा रहे हैं ऑन द सेफ साइड, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इन्फेक्शन वगैरह वो बर्ड के अंदर से निकल जाएँ। अच्छा,
फिर इसके आगे जो 2 चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम अक्सर करते हैं और वो हमें नहीं करनी चाहिए। एक तो जी हम जो है हर क्लच के बाद बॉक्सेस को कई दफ़ा क्लीन नहीं करता। हर क्लच के बाद जो एक क्लच हैच हो जाता है और चिक्स थोड़े से 5 दिन के हो जाएं, 10 दिन के हो जाएं, तो आप नेस्टिंग निकाल के तो उसके अंदर बूरा डालें, थोड़ा सा बूरा डाल दें, ताकि चिक्स को एक तो वो जो नए चिक्स निकलें उनको सेफ़ एनवायरनमेंट मिले, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट मिले। उसके बाद फिर जब वो चिक्स ओवर द पीरियड 7-10 दिन के हर वीक आप वो नेस्टिंग उसके अंदर बूरा चेंज करें। फिर जब एक दफ़ा वो कंप्लीट हो जाए, हैच हो जाए, सेल्फ हो जाए चिक्स, तो आप अगले क्लच के लिए नई नेस्टिंग दें अपने बर्ड को। अच्छा जी, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हम एग्स चेक करते हैं। एग्स की फर्टिलिटी चेक करने के लिए हम बॉक्सेस में हाथ डाल के एग्स को पकड़ते हैं और उसके ऊपर टॉर्च रख के या मोबाइल के ऊपर रख के तो उसको देखते हैं। होता ये है कि हमारे हाथ के ऊपर डिफरेंट जर्म्स वगैरह लगे होते हैं, हम उनको सैनिटाइज़ भी नहीं करते, साफ़ भी नहीं करते और वैसे ही जाके देखना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्योंकि अभी आपने देखा है कि एग्स के शेल के ऊपर वीडियो के अंदर पोर्स होते हैं, हमें तो ये लगता है कि इट इज़ लाइक कम्प्लीटली सील्ड, एक्चुअली इट इज़ नॉट सील्ड। उसके अंदर ऑक्सीजन भी जा रही होती है और उसके अंदर से कैल्शियम डाइऑक्साइड बार भी आ रही होती है। तो वहीं से आपका बैक्टीरिया जो है दैट और वायरसेस कैन पेनेट्रेट एंड दैट कैन क्रिएट अ डेड इन शेल। तो उसको अवॉइड करने के लिए, अच्छा दूसरा, अगर हाथ साफ़ करके भी जा रहे हैं तो एक और चीज़ है, आपका एक नेस्टिंग बॉक्स इन्फेक्टेड है ऑलरेडी इस प्रॉब्लम से कि डेड इन शेल हो रहे हैं, तो कई दफ़ा ये होता है कि आप उसके अंडे चेक करते हैं और अगले बॉक्स में जाके फिर उन्हीं हाथों से आप उन अंडों अगले दूसरे अंडों को पकड़ते हैं। यू कैन एक्सपोज दो अदर नेस्टिंग बॉक्स विद सेम इन्फेक्शन, जिससे आपका डेड इन शेल हो सकता है। तो आपने इसके लिए अपनी जो कैंडलिंग टॉर्च होती है, अच्छी आप टॉर्च वो ले लें और बॉक्स के अंदर ही, बजाय उसको हाथों में पकड़ने के, तो बॉक्स के अंदर ही उससे आप चेक करें। इससे यू कैन अवॉइड दिस प्रॉब्लम। अच्छा, उसके बाद एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अब लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप अपने बर्ड को प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए हम भी आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टिल द नेक्स्ट ब्रीडिंग सीज़न हम आपको बताते रहेंगे व्हाट यू शुड डू। और ब्रीडिंग सीज़न से पहले एक डिटेल हम सीरीज़ बनाएंगे वीडियोस की, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे किस तरह आपने अपने बर्ड को अब रेडी करना है ब्रीडिंग के लिए। बट इट स्टार्ट्स नाउ एक्चुअली। हाउ? आपने थ्रू आउट द पीरियड आपने बर्ड की डाइट जो है उसको मेंटेन करना है, ताकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसके अंदर जो उसकी हेल्थ है वो कंप्लीट रहे। तो एक रीज़न, जो नेक्स्ट रीज़न है वो जी मेल न्यूट्रिशन। बर्ड के अंदर मेल न्यूट्रिशन का मतलब है कि वो कंप्लीट न्यूट्रिशियस उसकी डाइट नहीं है और अपने न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर पूरे नहीं कर सकता। सर्टेन टाइप ऑफ विटामिन्स और कैल्शियम्स की उसके अंदर कमी रह जाती है। तो आपने थ्रू आउट दिस सीज़न, अब क्योंकि वेदर चेंज हो गया है, गर्म वेदर आ रहा है, हमने सीड्स मिक्स भी चेंज कर दिए। जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उसके अंदर से आप सनफ्लावर सीड्स और वो जो फैटी आपके सीड्स हैं पैलेट्स के अंदर, वो निकाल दें। और सॉफ्ट फूड के अंदर आप सब्जियां, अब यू कैन यूज़ अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। डोंट यूज़, नेवर यूज़ इन द डाइट हाई शुगर फ्रूट्स। शुगरी चीज़ें आपने नहीं देनी। सो आपने जो यूज़ करने हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स विच यू कैन यूज़, लाइक कैरेट, लाइक कैबेज, और वो जो आपका घिया वगैरह होता है, खीरा, यू कैन यूज़ अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स फॉर दिस। स्वीट पोटैटो, और साथ अपने जो थोड़ा बहुत सॉक सीड वगैरह वो भी वीक के अंदर कंटिन्यू करें। और विटामिन्स आर इम्पॉर्टेंट। जब ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है होने से 1 महीना पहले आपने बर्ड को विटामिन का पूरा कोर्स कराना है, हाई डोज से शुरू करके फिर लो डोज पे, फिर उसको मेंटेनिंग डोज पे आना है। देन यू हैव टू मेंटेन दैट डोज थ्रू आउट द ब्रीडिंग सीजन, ताकि उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है वो भी कंप्लीट रहे। तो मल्टीविटामिन का यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है जी बर्ड्स को फ्लाइट देना। आप देखें, जैसे मैंने कहा था, वी हैव टू स्टार्ट नाउ फॉर द प्रिपरेशन। तो आपने बर्ड को प्रॉपर फ्लाइट देनी है। हम क्या करते हैं, छोटे छोटे केजेस, क्योंकि हमारे स्पेस का इशू होता है, तो हम छोटे छोटे केजेस के अंदर बर्ड्स को रख देते हैं।
बर्ड प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता, साइजेस प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते, उसको नेचुरली इट इज़ अ फ्लाइंग creature, so we have to give a maximum flight which we can give to this bird, for every bird actually. तो इस तरह जब अगर हम उनको प्रॉपर फ्लाइट नहीं देंगे, उनकी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं होगी, बोन स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, पेल्विक बोन्स नहीं डेवलप होंगी और वो ओवरऑल हेल्थ के अंदर भी कम रहेंगे. तो दिस इज़ वन ऑफ अनदर रीज़न फॉर द डेड शेल कि हम उनको प्रॉपर फ्लाइट्स नहीं देते. तो रिकमेंडेड ये है कि आप 4 फुट की मिनिमम जो है ना वो फ़्लाइट दें. ये मैंने आपको जल्दी ताकि वीडियो लंबी ना हो, मैंने आपको 12 रीज़न्स बता दिए. इसके बाद आई एम श्योर कि आपको कहीं दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं आएगी या आपको ये प्रॉब्लम यू आर नॉट गोइंग टू फेस अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं. बाकी तो अल्लाह ताला का अमल दरअसल है, ज़िंदगी भी अल्लाह ने डालनी है एग के अंदर. तो इससे आप इन प्रॉब्लम्स को डेड इन शेल की प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं अपनी एवरी के अंदर. आप तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. होपफुली इट हेल्प्स यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखें.